ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ के बारे में। अब मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ कौन सी होती है, उनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती है, वो सब देखने से पहले बेसिक्स देख लेते हैं मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ के बारे में। उससे पहले हमें जानना होगा कि बोन के कंस्टिट्यूशंस क्या होते हैं, बोन के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, जो बोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, उनका रेगुलेशन क्या होता है, वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले कंस्टिट्यूशन ऑफ द बोन। तो बोन्स में bone comprises of organic materials which is 25%, inorganic material which is 65% और water which is 10%। ऑर्गेनिक में जो बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, वो सब आएंगे। फिर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स आएगा, ये होगा ऑर्गेनिक मटेरियल में। फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल में मिनरल्स आएंगे, मोस्टली जो मेजर मिनरल्स होंगे वो होंगे कैल्शियम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर सेकंड नंबर पे आएगा फॉस्फेट। मेन ये दो मिनरल्स होते हैं, इसके साथ साथ मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी होंगे, लेकिन मेन सबसे पहला कैल्शियम, सेकंड नंबर पे फॉस्फेट। मोस्टली ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में होंगे, उसमें से भी मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द बोन इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। फिर दूसरे अमॉर्फस फॉर्म्स में होंगे, कुछ आयन के फॉर्म्स में होंगे, ये सब होंगे मिनरल्स इनऑर्गेनिक। फिर है वाटर। तो ये तीन कंस्टिट्यूएंट्स हो गए बोन के। एक ऑर्गेनिक मटेरियल जो है बोन सेल्स और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, सेकंड है इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है मिनरल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, उसमें मोस्ट कॉमन इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। फिर थर्ड है वाटर विच इज 10%। अब मोस्ट कॉमन हमने देखा मिनरल वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे होता है वो देखते हैं। अभी जो कैल्शियम होता है वो 99% कैल्शियम जो बॉडी का होता है वो प्रेजेंट होता है इन द बोन। तो बोन सर्व्स एज ए स्टोर हाउस फॉर 99% ऑफ द बॉडीज कैल्शियम। अगर सपोज ब्लड में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ी तो फिर कैल्शियम कहाँ से आएगा, बोन से ही आएगा। और वैसे ही अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा कैल्शियम कहाँ जाएगा, इन द बोन। तो बोन सर्व्स एज अ स्टोर हाउस फॉर द कैल्शियम। अब कैल्शियम की रेगुलेशन देख लेते हैं। तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब कैल्शियम इज़ रेगुलेटेड बाय मेनली 3 फैक्टर्स। एक है कैल्सिटोनिन, दूसरा है पैराथायरॉयड हार्मोन और तीसरा है विटामिन डी। ये तीनों ही क्या करेंगे, कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करेंगे। कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी। सॉरी, ये जो कैल्सिटोनिन है ये कैल्शियम लेवल कम करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करता है। क्योंकि कैल्सिटोनिन कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल दोनों कम करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करता है, फॉस्फेट में उसका कोई रोल होता नहीं है। विटामिन D3 कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को इंक्रीज़ करता है। ये तीन हार्मोन्स हो गए, सॉरी ये तीन फैक्टर्स हो गए विच रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। कैल्सिटोनिन जो कम करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो इंक्रीज़ करता है और विटामिन डी जो इंक्रीज़ करता है। अब कैल्सिटोनिन कैल्शियम कम करता है तो ऑब्वियसली उसका ट्रिगर क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया। तभी हाइपर कैल्सीमिया होगा तो हमें कैल्शियम को कम करना पड़ेगा, तब कैल्सिटोनिन एक्टिवेट हो जाएगा जो कैल्शियम कम करेगा। वैसे ही पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी उनका ट्रिगर क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। जब कैल्शियम कम होगा तो इनका लेवल बढ़ जाएगा और फिर वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ कर देंगे। और ये कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ कैसे होता है वो देखते हैं अभी। अब कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होता है 3 जगह से, मतलब ये जो फैक्टर्स से हार्मोन से, एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी, ये 3 जगह पे एक्ट करके कैल्शियम लेवल को बढ़ा सकते हैं इन द बॉडी। एक एक्ट करेंगे इन द इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ा के, सेकंड है यूरिनरी एक्सक्रीशन कम करके या फिर यूरिनरी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करके, और तीसरा है बोन रिजॉर्प्शन करके, मतलब बोन में से कैल्शियम जाएगा इनटू द सीरम या फिर ब्लड, फिर कैल्शियम बढ़ेगा। तो 3 जगह पे एक्ट करके बढ़ा सकते हैं कैल्शियम लेवल। एक हो गया इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, दूसरा यूरिनरी एक्सक्रीशन वो कम करके, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करके, और थर्ड है बोन रिजॉर्प्शन। ये 3 जगह पे एक्ट करके कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। अब सपोज हम पैराथायरॉयड हार्मोन का एग्जांपल लें तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, किडनी में जाएगा, वो विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि विटामिन डी फॉर्म होता है इन द किडनी। तो पैराथायरॉयड हार्मोन किडनी में जाके विटामिन डी फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। विटामिन डी फिर क्या जाएगा, जीआईटी में जाएगा, फिर वहाँ से वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा, इससे कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाएगा। कैल्शियम लेवल लो था तो कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ये था पहला मैकेनिज्म। दूसरा है फिर से पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच किडनी में जाएगा, वो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा इन एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस।
तो इसकी मदद से कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और फॉस्फोरस लेवल कम होगा। फिर से आ गया कैल्शियम लेवल नॉर्मल। फिर थर्ड मैकेनिज्म वो जाएगा इन द बोन में एक्ट करेगा ऑन द ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स ऑन ऑस्टियोब्लास्ट। वहाँ पे रैंक लाइगेंड होता है, वो एक्टिवेट होता है, वो एक्टिवेट होकर जाएगा इन द ऑस्टियोक्लास्ट। फिर ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन करेगा, उसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, विच विल कम बैक टू नॉर्मल। अब जब बोन रिजॉर्प्शन होगा तो एक एंजाइम होता है विच इज़ ALP, एल्कलाइन फॉस्फेट, वो भी इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है? एक तरफ बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, मतलब बोन टूट रहा है, तो बोन फॉर्मेशन भी बढ़ना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। तो ऑस्टियोब्लास्ट ऑब्वियसली बोन फॉर्मेशन करेगा, तो ऑस्टियोब्लास्ट में एक हार्मोन होता है, सॉरी एक एंजाइम होता है विच इज़ एल्कलाइन फॉस्फेट। जब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ेगी तब ALP का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये 3 मैकेनिज्म्स हो गए। एक हो गए इंटेस्टिन में जाके एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, फिर किडनी में जाके यूरिनरी एक्सक्रीशन कम करवाता है या फिर यूरिनरी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, फिर तीसरा बोन में जाके बोन का रिजॉर्प्शन कराता है। याद रखना PTH डायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट नहीं करता, PTH एक्ट करता है ऑन द ऑस्टियोब्लास्ट, फिर वो एक्टिवेट करता है रैंक लाइगेंड को, रैंक लाइगेंड जाता है इन द ऑस्टियोक्लास्ट, फिर वो रिजॉर्प्शन ऑफ बोन करवाता है। वैसे ही उसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ता है। तो ये 3 मैकेनिज्म्स हो गए। अब सपोज हमें बोन रिजॉर्प्शन कम करवाना हो तो हमें रैंक लाइगेंड को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो रैंक लाइगेंड को इनहिबिट करने के लिए एक ड्रग है विच इज़ डेनोसुमाब। ओके, डेनोसुमाब ये रैंक लाइगेंड को इनहिबिट करता है, सो वी कैन प्रिवेंट बोन रिजॉर्प्शन। तो ये था पूरा कैल्शियम रेगुलेशन। अब यहाँ पे PTH का लेवल बढ़ रहा है, इट इज़ ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, तो इसलिए हम इसे कहेंगे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि यहाँ पे PTH का लेवल बढ़ रहा है ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, इसलिए इसे कहेंगे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और इस केस में किडनी नॉर्मल होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी होती है। लेकिन अगर किडनी फेल हो गई हो या रीनल फेलियर हुआ तो क्या होगा? PTH का लेवल तो बढ़ेगा, मतलब PTH लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन विटामिन D फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और वो GIT में नहीं जाएगा और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, तो फिर कैल्शियम लेवल नॉर्मल नहीं होगा। दूसरा, वो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं कर पाएगा और कैल्शियम यूरिनरी एक्सक्रीशन में ज़्यादा होगा, मतलब हाइपर कैल्सीयूरिया होगा, और फॉस्फेट का भी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा। अब टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक बोन डिसीज देखते हैं। तो 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक फर्स्ट है ऑस्टियोपेनिक डिसीज़, सेकंड है ऑस्टियोस्क्लेरोटिक डिसीज़, थर्ड है ऑस्टियोमलेसिक डिसीज़ और फोर्थ है मिक्स्ड टाइप ऑफ डिसीज़। तो इसे समझने के लिए एक चीज़ देख लेते हैं। ये डिफेक्ट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑस्टियोइड डिफेक्ट और एक मिनरल्स डिफेक्ट। ऑस्टियोइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक सेल्स होते हैं और दूसरा प्रोटीन होता है विच इज़ कोलेजन 1। ओके, बोन में कोलेजन 1 होता है। तो एक सेल की डिसीज़ हो सकती है या फिर कोई कोलेजन डिसीज़ हो सकती है, कोलेजन 1 डिसीज़। सेल में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। तो अगर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो बोन का मास कम हो जाएगा। ओके, बोन रिजॉर्प्शन बढ़ेगा तो बोन मास कम हो जाएगा, उसे कहेंगे ऑस्टियोपेनिक डिसीज़, जिसमें बोन मास कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड बोन रिजॉर्प्शन। उसका एग्जांपल है पगेट्स डिसीज़। ओके, पगेट्स डिसीज़। फिर अगर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो बोन रिजॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, तो बोन मास बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए कोई भी एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होगी, तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपेट्रोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस भी एक डिसीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, इसमें भी बोन मास कम ही होता है। इट इज़ ऑल्सो ऑस्टियोपेनिक डिसीज़, इसमें भी बोन मास कम होता है, लेकिन इसमें जो लैब पैरामीटर्स होते हैं, सीरम कैल्शियम जो हमने अभी देखे, सीरम कैल्शियम लेवल, फिर फॉस्फेट लेवल, फिर एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल और पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सारे लेवल्स नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी बोन मास कम होता है। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसीज़ जो एज के साथ साथ होगी। तो 2 डिसीज़ हो गई ऑस्टियोपेनिक डिसीज़ में, ऑस्टियोपोरोसिस और एक पगेट्स डिसीज़। फिर है प्रोटीन डिसीज़, मतलब कोलेजन डिसीज़ के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट डिसीज़ है वो है स्कर्वी। स्कर्वी हमको पता है, इट इज़ अ विटामिन C डेफिशिएंसी कंडीशन। तो विटामिन C का रोल क्या होता है इसमें कि वो प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करता है। तो विटामिन C अगर एब्सेंट होगा तो फिर ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, तो प्रो कोलेजन मैच्योर नहीं हो पाएगा और वो इमैच्योर कोलेजन रह जाएगा।
तो ये है स्कर्वी, विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से। फिर सेकंड है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसमें कोलेजन ही डिफेक्टिव होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अब ये हो गई ऑस्टियोइड की डिसीज़, सेल्स और प्रोटीन की डिसीज़। फिर है मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी तो भी बोन स्ट्रेंथ नहीं होगी, बोन वीक हो गए, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेन प्रिंसिपल है वो है, प्रिंसिपल मिनरल वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होगा एक रिकेट्स और एक ऑस्टियोमलेशिया। दोनों सेम ही डिसीज़ है, रिकेट्स होता है इन द चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया होता है इन एडल्ट्स। फिर दूसरी डिसीज़ है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी। अब ये चार डिसीज़ के बारे में चार टाइप्स के बारे में देखते हैं। एक हमने देख लिया ऑस्टियोपेनिक डिसीज़, जिसमें बोन मास ही कम हो जाता है। ये वाइट वाला है वो है ऑर्गेनिक मैटर, और ये जो है वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स। तो बोन मास कम हो जाता है, इसमें ओवरऑल ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो जाता है, मतलब सेल्स और प्रोटीन भी कम हो जाता है और मिनरल्स भी कम हो जाता है। ऑस्टियोपेनिक डिसीज एग्जाम्पल आर पगेट्स डिसीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। फिर ऑस्टियोस्क्लेरोटिक डिसीज, इसमें बोन मास इंक्रीज हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है फ्लोरोसिस। फिर थर्ड है ऑस्टियोमलेशिक डिसीज, इसमें फिर से जो मिनरल एलिमेंट होता है, इनऑर्गेनिक मिनरल एलिमेंट, वो कम होता है, उसकी वजह से बोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो मिनरल्स हमने अभी देखा विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन, सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। तो उसका एग्जाम्पल होगा रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। फिर है मिक्स्ड टाइप, इसमें ऑस्टियोपेनिक और ऑस्टियोमलेशिक डिसीज का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है।